तो जी क्या मार्वल मूवीज में ब्लैक पैंथर के द्वारा पहना गया वाइब्रेनियम धातु का सूट बनाना संभव है? हाँ जी, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन उसके लिए हमें विज्ञान की कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। आइए समझाता हूँ। जिसमें पहली है शरीर के आकार के हिसाब से ढलने की क्षमता। जैसा कि आप जानते हो, ब्लैक पैंथर का सूट 3 लोगों के द्वारा पहना गया था। एक राजा टिचाला, दूसरा उनकी बहन शूरी और तीसरा किलमोंगर। लेकिन एक बार के लिए सोचिए, अगर सूट के पास शरीर के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता ना होती तो ये ढीला रह जाता। तो जाहिर सी बात है, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो शरीर की बनावट के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। दूसरी खूबी काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको सोखने की क्षमता। यानी अगर सूट पहनने के बाद किसी चीज से सूट पर हमला किया जाए तो ये उस ऊर्जा को सोख लेगा और बिल्कुल साइलेंट तरीके से ऊर्जा को इकट्ठा करके वापस भी बाहर फेंक सकता है। उसके बाद आते हैं एडामेंटियम से बने हुए नाखून। अब भैया पिक्चर्स में मार्वल वालों ने एडामेंटियम को इस तरीके से दिखा दिया कि ये दुनिया के हर धातु को काट सकता है, सिर्फ वाइब्रेनियम को छोड़कर। तो हमें भी एक ऐसा मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जो हमारा ये वाला काम भी कर दे। और उसके बाद नंबर आता है किमोयो एआई का, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है हेलमेट में लगे हुए नाइट विजन और लास्ट आता है मैनिफेस्टेशन, यानी सूट को याद करो और वो अपने आप ही शरीर पर उभर जाएगा। अब अगर किसी तरीके से हमें ये सारी खूबियां मिल जाती हैं, तो हमारा सूट भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे, क्या ऐसा संभव है? क्या हमारे पास वो मटेरियल है? जो चीजें आज से 10 साल पहले असंभव लगती थी, अब वो संभव हो चुकी हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला है उन सारी चीजों का इतिहास, बोले तो मार्वल मूवीज और कॉमिक्स में दिखाया गया वो इतिहास जो इन सारी टेक्नोलॉजीज की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। इसको जानने के बाद आपको चीजों को कनेक्ट करने में आसानी होगी। और दूसरा है सूट के काम करने के पीछे लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और कैसे हम आज के समय जो मटेरियल्स हमारे पास हैं उनसे वो सेम काम करा सकते हैं जो मार्वल मूवीज में वाइब्रेनियम और एडामेंटियम से कराए गए हैं। तो जिसको हिस्ट्री विस्ट्री में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भैया डिस्क्रिप्शन में जाकर सीधा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का चैप्टर सिलेक्ट कर लो और इतिहास वाले हिस्से को स्किप कर दो। लेकिन जिसको वीडियो में थोड़े बहुत मजे करने हैं, वो आराम से बैठो और कहानी सुनो। अब तो शुरू करते हैं इतिहास से। अब सबसे पहला सवाल आता है कि वाइब्रेनियम इतना खास क्यों था? तो भैया पहली चीज, ये एक स्पेस मेटल था, यानी स्पेस से आया और वकांडा की धरती पर जा गिरा, जिसे वकांडा के लोगों ने कब्जा लिया। अब देखो, वाइब्रेनियम का जो टुकड़ा वकांडा की धरती पर आकर गिरा था, उसके पास वाइब्रेशन को सोखने की क्षमता थी, यानी कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता। ये बहुत बड़ी बात है। इस खूबी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भैया थोर बाबू ने अमेरिका के कप्तान साहब की तश्तरी पर हथौड़ा चलाया तो उसने सारी ऊर्जा को सोख कर वापस भेज दिया और जंगल साफ हो गया। अब मजे की बात ये थी कि कप्तान साहब की ये तश्तरी इसे टोनी स्टार्क के पिताजी ने नहीं बनाया था। तो फिर आखिर ये शील्ड बनाई किसने थी? भाई साहब, इस शील्ड को उसी इंसान ने बनाया था जिस इंसान ने वुल्वरीन की हड्डियों में डालने के लिए एडामेंटियम को बनाया था, मतलब प्योर किया था, यानी मायरॉन मैकलेन। लेकिन आखिर इनके हाथ वाइब्रेनियम और एडामेंटियम लगा कैसे? आओ बताता हूँ। दरअसल ये अफ्रीका के जंगलों में रिसर्च वगैरह के लिए गए हुए थे, जहाँ पर इनके हाथ एक पत्थर लगा जो वाइब्रेनियम था, और ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। अब जांच पड़ताल करने के बाद जब इन्हें इस पत्थर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगा, तो ये इस चीज की खोजबीन पर लग गए कि आखिर ये पत्थर बना किन चीजों से है, ताकि ये इस मटेरियल को लैब में बना सके और उस धातु से अमेरिकन टैंकों का कवच तैयार हो जाए। लेकिन जब ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वाइब्रेनियम के साथ अलग अलग मटेरियल को मिक्स करते हुए इनसे एक नया मटेरियल बन गया और उससे बनाई इन्होंने एक शील्ड। और ये वही शील्ड है जो कैप्टन अमेरिका को मिली है। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये किसी तरीके से दोबारा सेम मिक्सचर को तैयार कर पाएं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब जरा एडामेंटियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। एडामेंटियम भी स्पेस से गिरा था, अफ्रीका में गिरा था, और ये हाथ लगा था वहाँ के लोकल गाँव वालों के, जिसे मेजर विलियम स्ट्राइकर ने गांव वालों से छीन लिया। अब विलियम स्ट्राइकर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मायरॉन मैकलेन, यानी जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई है, वो एडामेंटियम को प्योर कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मेजर विलियम स्ट्राइकर वेपन एक्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में करेंगे। अब ये वेपन एक्स प्रोग्राम क्या है? तो भाई साहब, ये अमेरिकन मिलिट्री का वही प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम ने आपको कैप्टन अमेरिका दिया, यानी अमेरिका के कप्तान साहब। हाँ जी, और वेपन एक्स में ये जो एक्स
है, इसका मतलब है 10th यानी रोमन न्यूमरल। इस प्रोग्राम में वेपन 1 था स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका। अब ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि अमेरिका को ये बात पता चली कि नाजी जर्मनी सुपर सोल्जर बनाने की तैयारी कर रहा है, और बस इसी की होड़ में अमेरिका ने भी वेपन 1 प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, जिसका 10वां हिस्सा था वेपन एक्स। अब एडामेंटियम को प्योर करने के बाद वुल्वरीन की हड्डियों में डाल दिया गया, लेकिन इस काम के लिए वुल्वरीन को ही क्यों चुना गया? कारण बिल्कुल सीधा था, क्योंकि वुल्वरीन एक म्यूटेंट था जिसका शरीर अपने ऊपर लगी हुई चोटों को बहुत जल्दी ठीक कर सकता था। तो जी ये था वाइब्रेनियम, एडामेंटियम, कैप्टन अमेरिका की शील्ड, वेपन एक्स प्रोग्राम और वुल्वरीन से जुड़ा हुआ छोटा सा इतिहास। अब जरा सीधा मुद्दे पर चलते हैं। तो जी ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वाइब्रेनियम के पास थी शरीर के हिसाब से ढलने की क्षमता, मतलब आकार बदलने की क्षमता। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल है? भाई साहब इससे भी बढ़कर है। आओ दर्शन कराता हूँ। सितंबर 2022 में साइंस डायरेक्ट में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है जिसमें स्मार्ट मटेरियल्स का जिक्र किया गया, यानी स्मार्ट फैब्रिक का, जो शरीर के हिसाब से अपने आप आकार, रंग और टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमताओं को विकसित कर सकता है। ये मैं आपको पढ़ने के लिए दे दूंगा। और ये तो कुछ भी नहीं, एक और चीज देखो, ये है एक ऐसी ड्रेस जो अपना रंग बदल सकती है। वो कंपनी नहीं है वो कलाकारी चित्रकारी वाली, वही कंपनी जो हर काम के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाकर बैठी है। क्या नाम था उसका? अडोब। हाँ, उन्होंने ये ड्रेस बनाई है। मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है। इसके अलावा सेल्फ हीलिंग फैब्रिक, यानी ऐसे कपड़े जो कटने फटने पर अपने आप को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। प्रेशर सेंसिटिव फैब्रिक, जो शरीर के अंदर अलग अलग वाइटल्स को मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब कहीं हार्ट रेट सेफ लिमिट से ज्यादा तो नहीं हो गया, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया। और ऐसे फैब्रिक का भी निर्माण हो चुका है जो लाइट को बेंड कर सके। मतलब आप ये कह सकते हो कि शायद कुछ हद तक आपको गायब कर दें। हाँ जी, ऐसे मटेरियल्स का निर्माण हो चुका है। तो ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट की पहली प्रॉपर्टी यानी कि शेप शिफ्टिंग, ये तो हमें मिल जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं दूसरी पर, यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। ये थोड़ा सा टेढ़ा है इसका मामला, आओ समझाता हूँ। जब राजा टिचाला के सामने पहली बार सूट लाया गया और उनसे कहा गया कि भाई इसको लात मारो, तो भाई साहब सूट ने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। अब ये जो शब्द मैंने बोला है मोमेंटम ट्रांसफर, इसको याद रखना, ये आगे जाकर इस वीडियो में बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा। अब आगे देखो, राजा टिचाला को ये बताया गया कि जी जब आपने सूट को लात मारी तो इसने सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया, जो कि इस समय इस सूट में बैंगनी रंग की धारियों के रूप में दिखाई दे रही है। और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का दूसरा उदाहरण ये जूते, जिन्हें पहनने के बाद चलने की आवाज नहीं होती। अब ये गोलियों वाला सीन देखो, इसमें ये बताया गया कि सूट पर लगती हुई गोलियां अपनी काइनेटिक एनर्जी को सूट में ट्रांसफर कर देती हैं। चलो ये भी ठीक है जी। Hey, look at your suit. You've been taking bullets, charging it up with kinetic energy. अब ये वाला सीन देखो भाई साहब, इसमें जब ब्लैक पैंथर ऊंचाई से कूदा तो जमीन से जो उसके पैरों पर इम्पैक्ट आया, धक्का आया, उसकी एनर्जी को भी सूट ने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। विज्ञान के हिसाब से मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। लेकिन उससे पहले जरा आप ये देखो, जब राजा टिचाला से दोबारा सूट को लात मारने के लिए कहा गया तो सूट ने जो एनर्जी इकट्ठा करके अपने अंदर रखी थी वो वापस ट्रांसफर कर दी और भाई साहब लात मारते ही राजा जी साइड में निकल लिए। जब यहाँ पर सूट में गोलियां लगी थी तो इस सारी एनर्जी को अपने पैरों की तरफ रिडायरेक्ट करके ब्लैक पैंथर एक गाड़ी के ऊपर से उछलता है, जिसके नतीजे के रूप में कार हो गई है अब पूरी तरह से बेकार। एक और उदाहरण देखो, यहाँ पर ब्लैक पैंथर का सूट गोलियां लगने की वजह से पूरी तरह से चार्ज हो गया और जब ब्लैक पैंथर ने इस ऊर्जा को अपने हाथ की तरफ रिडायरेक्ट करके जमीन पे ट्रांसफर किया तो एक जबरदस्त ऊर्जा का धक्का पैदा हुआ। अब इन सारे उदाहरणों से आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि ये सूट ऊर्जा को सोख भी सकता है और मन चाही दिशा में वापस ट्रांसफर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक झोल है, बहुत बड़ा झोल। एनर्जी को तो सूट ने सोख लिया, लेकिन भाई साहब काइनेटिक एनर्जी बिना मोमेंटम के नहीं घूमती। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम साथ में आएगा। ये मोमेंटम कहाँ गया? जब ये गोलियां सूट पर लग रही थी तो इन्होंने एनर्जी के साथ साथ कुछ मोमेंटम ट्रांसफर भी किया होगा, लेकिन भाई साहब इन लोगों ने न्यूटन का नियम ही निपटा दिया। अब देखो, आप मेरे से ये चीज पूछ सकते हो कि भैया आपको कैसे पता कि मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा? क्या पता सब एटॉमिक लेवल पर वाइब्रेनियम में मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा हो। तो देखो भैया, कोई भी चीज मेरे द्वारा बनाई गई नहीं है। यहाँ पर इस वाइब्रेनियम के सूट को बनाने वाले ने खुद ही कहा है कि ये वाइब्रेशन को स्टोर कर सकता है, यानी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। अगर एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि एनर्जी स्टोर हो गई तो
भाई साहब मोमेंटम कहाँ गया, वो तो ट्रांसफर होगा। अब भैया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मार्वल वाले हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब सारे वैज्ञानिकों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, न्यूटन से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ऐसा होता होगा, मतलब बिना मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इस चीज के लिए मार्वल वालों को माफ कर दिया जाए तो एनर्जी स्टोर करने वाली प्रॉपर्टी को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, विज्ञान के नजरिए से कर सकता हूँ, पर भाई साहब मोमेंटम से पंगा तो मैं भी नहीं ले सकता। तो अब जान लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। वो है पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल। आइए समझाता हूँ। देखो, फिजिक्स में कोई भी ऐसी चीज जिसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर रिपीट हो सके उसे हम लैटिस कहते हैं। ये तो है दुनिया भर के सारे मटेरियल्स की आम जिंदगी, लेकिन पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बिल्कुल अलग हैं। उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका चार्ज न्यूट्रल है। अब क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है तो ये उनको एक खास प्रॉपर्टी देता है। अब अगर आप ताकत लगाकर इन पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल की शेप को चेंज करने की कोशिश करते हो तो इसके नतीजे में एक चार्जेस का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब अगर बहुत सारे एटम्स यानी कि मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स इकट्ठा इस फोर्स को महसूस करें तो उनका ओवरऑल चार्ज आपको एक भारी भरकम वोल्टेज दे सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ब्लैक पैंथर के सूट पर गोली आकर लगी तो उसने सूट को डिफॉर्म किया, जिसके नतीजे के रूप में सूट ने अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लिया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़ी आसानी से ट्रेवल कर सकती है, मेटल्स में तो कर ही सकती है, तो सूट भी मेटल का बना हुआ था। अब अगर ये सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक जगह पर डायरेक्ट की जा सके स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाकर, तो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक फोर्स पैदा की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? देखो, जब फोर्स ने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी तो इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स भी पैदा हो सकती है, यानी यही एटॉमिक स्ट्रक्चर सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सूट से बाहर फेंकेंगे, जिसकी वजह से एटम्स का दोबारा रीअरेंजमेंट होगा और वो रीअरेंजमेंट एक फोर्स पैदा करेगा जिसको सूट बाहर फेंक देगा। अब ये काम पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में तो होता है, तो अगर वाइब्रेनियम के पास ये प्रॉपर्टी है तो विज्ञान के हिसाब से यहाँ पर सब कुछ सही है। अब इसकी खोज कैसे हुई थी जरा ये भी जान लेते हैं। तो जी 1980 में फ्रेंच फिजिसिस्ट पेरी एंड जैक्स क्यूरी ये दोनों अपनी लैब के अंदर केमिकल खेल रहे थे और वहीं बराबर में रखा हुआ था क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जब इन्होंने उस पर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया यानी कि दबाव प्रेशर लगाया तो उसने इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर दिया, जिससे इन्हें झटका लगा। अब भाई साहब इनके खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, इन्होंने सोचा ये भी सही है भाई, क्यों ना एक काम करा जाए, इससे जरा लोगों को टोच कर देखते हैं, मतलब ये झटकों का आनंद सबको मिलना चाहिए ना। तो इन्होंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया। अब उस कहानी को छोड़ देते हैं, काम की बात पर चल